हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लो ऑफ चार्जेस। समझते लिखते हैं एक बारी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने की बात आती है, इट इज known as the flow of charge. It is known as flow of charge. ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को पढ़ रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे चार्जेस क्या होते हैं, फिर कंडक्टर क्या होता है, इनको हम पहले समझते हैं, फिर मतलब काफी बेसिक से लेके चलेंगे। पहले हम चार्जेस समझ लेंगे, फिर हम उसके बाद इनके जो क्या होता है, क्या है कंडक्टर होता क्या है, ठीक है ना, उस कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद इनके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जेस से। पहला जो टर्म है दैट इज चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज। देखिए 10th तक आते आते आपने चार्जेस वर्ड सुन लिया होगा, चार्ज वर्ड सुनते ही हैं हम, ठीक है। लेकिन इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज क्या होता है, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। एक मैटर की, किसी भी मैटर को आप उठाएंगे तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मींस इनबिल्ट प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर होती ही होती है। कैसे समझते, देखिए एक कोई मैटर ले लिया मैंने, कोई भी एक मैटर ले सकते हैं हम, हमारे सराउंडिंग में कोई भी मैटर हमारा है, हमें पता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। अगर हम मैटर के सबसे छोटे पार्ट तक जाएं, टुकड़े करते करते स्मॉलेस्ट पार्ट तक जाएं, तो क्या होता है, एटम। इट इज एटम। होता है, नहीं होता है। और हमें ये भी पता है एटम्स किस में डिवाइडेड है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। ये तो तीन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है नहीं है ना। तो यही तो है चार्जेस, दीज इलेक्ट्रॉन एंड दीज प्रोटॉन। ये जो दो हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यही है वो चार्जेस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, ये होता है नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यही तो है वो दो चार्जेस हमारे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं कोई भी अगर मैटर होगा उसके अंदर हमेशा आपको क्या मिलेंगे, चार्जेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव यहां हो गया, नेगेटिव ये हो गया। क्लियर है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, जो अगर हम चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एन इंट्रिंसिक, आप इंट्रिंसिक की जगह इनबिल्ट भी बोल सकते हैं, अपने आप ही इसमें है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के अंदर हमेशा ही आपको क्या मिलेंगे, चार्ज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें याद रखना है कि अगर हम कभी भी किसी मैटर को, अगर हम उसके लास्ट तक जाते हैं तो हमें वहां पे चार्जेस जरूर मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरीके से। क्लियर है। तो चार्जेस हमारे यहां से एक और चीज समझ आती है कि हर मैटर में तो आ गया आपका चार्ज, ठीक है। और चार्जेस कितने तरीके के हो गए, दो तरीके के हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस पे, तो चार्जेस कितने टाइप के हो जाते हैं, दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जेस हमारे कितने टाइप के हो गए, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो चार्जेस अगर हम बात करते हैं, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन की वजह से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं, जब हमारे प्रोटॉन्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो मतलब प्रोटॉन्स मेरे पास ज्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मेरे पास कितने टाइप के चार्ज हो गए, दो टाइप के चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो हमें चार्ज समझ आया, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर में ही पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्म में, ठीक है। और दो टाइप के हो जाते हैं इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट भी है क्या कोई, जैसे हमारी लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, वेट की यूनिट होती है केजी या न्यूटन, हम बात करें न्यूटन होती है, मास की यूनिट होती है केजी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा जो मास की यूनिट है केजी है, ठीक है, इस तरीके से चार्ज की यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट अगर हम बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज
अगर आपसे कोई पूछता है तो इट इज कूलाम, इट इज कूलाम। ये क्या होती है? कूलाम है इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट है इसकी कूलाम, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी। अगर हम बात करते हैं सी से लिखा जाता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो जनरली कैसे लिखा जाएगा, +10 कूलाम, तो +10 सी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो कूलाम इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्जेस हमें समझ आ गए होंगे, क्या होता है चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस हमारे इनबिल्ट प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लियर है? चलते हैं अब हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं चार्जेस की। चार्जेस की प्रॉपर्टीज ही पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए अगर हम बात करें, आपके लेवल में चार्जेस इतना है नहीं, ठीक है। ये चार्जेस जब आप 12th में जाते हैं तो वहां पे एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वहां पे बहुत ज्यादा डीप स्टडी है, उसका लिंक भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चार्जेस एक पूरा लेक्चर है चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी के ऊपर, किस तरीके से चार्जेस होते हैं, क्या क्या चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, वो सब भी है। लेकिन हम अभी उसका थोड़ा सा एक समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज होती है इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज जो है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। सेकंड, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब समझते हैं, अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ को खींचेंगे दोनों एक दूसरे की तरफ। क्लियर है? क्योंकि अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों सेम हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को। ये पॉजिटिव रिपेल, अगर ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों सेम ही है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ठीक है, समझ आ गया। तो सेम में क्या है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव रख लो या नेगेटिव नेगेटिव का पेयर रख लो, रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये दो पॉइंट्स आपके बहुत ये समझ आ गए होंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम बात करें, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे एक, अगर हम बात करें इसको एक कह सकते हैं जिसमें लिखा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट कैसे, एक लॉ है ये हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ना ही बनाए जा सकते हैं ना ही खत्म किए जा, मतलब खत्म किए जा सकते हैं, ये चार्ज की वैल्यू रहेगी, ठीक है। बट अगर हम बात करें, ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, खत्म नहीं होंगे ना ही बनेंगे, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब इनको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब यहां से उठाया मैंने, यहां से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पकड़ा दिया, तो चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। क्लियर हो गया? चार्जर क्या, चार्ज यहां बात तो ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो क्रिएट करे जा सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर, तो ट्रांसफरेबल है तो एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए और लिख देते हैं, ठीक है। 6 नेक्स्ट जो है लिखिए, लिखते हैं चार्जेस आर
क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। चार्ज कभी भी आपने एक बॉडी से, जैसा बोल रहे हैं ना, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। और हमने अभी भी पढ़ा कि जो चार्ज होता है वो कौन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये तो होते हैं, हाँ या ना। तो हमारे जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसमें से भी खाली इलेक्ट्रॉन ही हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के सेंटर में पाए जाते हैं, वहां से वो निकाले नहीं जा सकते। किसको निकालते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारा जो ट्रांसफर होता है चार्ज का, तो ट्रांसफर किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। एक यहां से इलेक्ट्रॉन उठाया, यहां रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर होते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो आपका जो चार्ज भेजा गया, सपोज करिए क्यू चार्ज भेजा गया, तो वो जो वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इनटू ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप कभी भी चार्ज को भेजेंगे, किसी भी चार्ज को भेजेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जाएगा। मतलब पैकेट बन जाएगा, किसका पैकेट, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जो आपका जो चार्ज भेजा जाएगा, इट विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पैकेट बन गया इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो आपका एक कुछ ना कुछ अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर होगा, हाँ या ना, ठीक है। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। तो चार्ज जो भी ट्रांसफर होगा, इट विल बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसे ये कह सकते हैं ड्यूरिंग, अगर इसको हम स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर दें, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज are transferred in an integral multiple, in an integral multiple, in an integral multiple of charge of electron, in an integral multiple of charge of electron। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में भेजा जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के नाम पे भेजा जाएगा। समझ आया? तो हमारा यही कहते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, ये जो क्वांटाइज की बात कर रहे हैं, तो क्वांटाइज ऑफ पैकेट, ठीक है। तो किसमें जो चार्ज जो भेजा जाएगा वो हमेशा चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पैकेट में भेजा जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमारे को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता होना जरूरी नहीं है, जरूरी है, जरूरी है। इसका मैग्नीट्यूड आपको याद होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। ये है वैल्यू की वाइज। अगर मैं साइन लगा दूं तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया? तो हमें यहां से समझ आया जो चार्जेस आर क्वांटाइज। इसका क्वांटाइज का मतलब क्या है, चार्जेस जब भी भेजे जाएंगे तो इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, देखिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भेजे जाएंगे। क्लियर हो रहा है? चलते हैं आगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं चार्ज की। सेवन, charge is associated with mass, associated with mass। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो चार्ज है ना वो मास के साथ एसोसिएटेड है। जब भी आप चार्ज को एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करोगे ना, तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होगा, हाँ या ना? होगा। क्यों? देखो, अभी हमने बोला, इससे जस्ट एक पहले ही पॉइंट पे पढ़ा है कि हमने जब ट्रांसफर करेंगे चार्ज को, तो जब चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, हाँ या ना? और हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता ही है।
हम बात करें तो मास ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बहुत कम है, -31 kg बहुत कम है, लेकिन है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप चार्ज को ट्रांसफर करेंगे या चार्ज कभी भी आता है बॉडी पे, ट्रांसफर कहीं से भी आता है, तो वो क्या होगा, वो अपने साथ मास को लेके आएगा या लेके जाएगा, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। क्लियर है? तो हमारा जो मास के साथ क्या होता है, चार्ज एसोसिएटेड होता है। क्लियर है? चलिए, एक लाइन मैंने अभी बोली कि जब भी बॉडी पे आएगा तो मास को लेके भी आ सकता है या लेके जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। लेके आ सकता तो है, आप समझ रहे हो कि यार चार्ज आ रहा है तो चार्ज आते समय तो लेके आएगा, लेकिन मास वापस नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हो, कम भी हो सकता है। ऐसा कैसे, समझ रहे हो ना क्वेश्चन इज कि हमने बोला कि जब भी कोई बॉडी पे चार्ज आएगा तो उसमें क्या होगा, उसका मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐसा कैसे, समझते हैं। एक बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी मेरे पास, ठीक है, और एक बॉडी यहां दूसरी भी ले लेते हैं, ये भी है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं न्यूट्रल बॉडी से हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो पॉजिटिव पहले क्या था, न्यूट्रल बॉडी थी, तो न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिव चार्ज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन क्या दिए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, तभी तो ये नेगेटिव बन गया, हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। तो जब नेगेटिव चार्ज बॉडी पे हमने जब बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स भेजे इसमें, तो मास क्या हो गया, मास बढ़ा, इसका मास क्या हुआ, बढ़ा। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स इसमें जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जुड़ रहे हैं, इसलिए मास बढ़ेगा। बट अगर मैं बोलता हूं मैंने पॉजिटिवली चार्ज बना दी बॉडी, क्या बनाई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाई, तो जब भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाऊंगा मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा ट्रांसफर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या जा सकते हैं, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बनती है, जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन ज्यादा मतलब क्या हुआ, पहले ये इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हुआ करेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रल तभी थी जब दोनों इक्वल थे। अब हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, आगे भेज दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल थे, प्रोटॉन के इक्वल थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर भेज दिया। जब बाहर भेजा तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, नहीं हो गए, हाँ या ना। तो जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इसका मास, इसका क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, समझ आया, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। जब प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे को जब भी मैं बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेजता हूं, और इलेक्ट्रॉन बाहर भेजने के साथ साथ क्या होता है, मैं मास को भी बाहर भेज देता हूं। तो इसमें मास क्या हो जाएगा, मेरा मास हो जाएगा कम, समझ आया। तो मैं कभी भी नेगेटिवली चार्ज करता हूं बॉडी को तो क्या होता है, मास बढ़ता है उस बॉडी का, और जब पॉजिटिवली चार्ज बनाता हूं तो उसका मास घटता है। ये क्लियर रहेगा। चलिए, ये थी हमारी चार्जेस की प्रॉपर्टीज। थोड़ा क्लियर हुआ होगा चार्जेस के बारे में कि चार्जेस होते क्या हैं, पहले तो ये समझ आ गया कहां पे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए चार्जेस का फ्लो की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस तो हमें समझ आ गए, चार्जेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और उसमें भी कौन से चार्ज फ्लो ज्यादातर मूव करते हैं, कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है। यहाँ पे जब फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अब हुआ क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम, अब एक चीज है कंडक्टर क्या होता है, ये तो समझे। फ्लो ऑफ चार्ज तो हमें समझ आ गया, किसका मूव कराएंगे, हम फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराएंगे, लेकिन कंडक्टर होता क्या है इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जो हमारे मैटर्स हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, और एक और होता है सेमीकंडक्टर। अभी हमारे लेवल पे अगर आपकी बात करें तो यही चीज तीनों ही पढ़ना है। एक और है सुपर कंडक्टर, उसकी बात नहीं करेंगे हम इन तीनों की बात करते हैं। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर,
इनमें भी हमें ये दोनों को भी ज्यादा नहीं, इसको तो नहीं पढ़ना है अभी, हमें फोकस करना है इंसुलेटर और कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर ये हमारे दोनों मेन चीजें हैं। ठीक है, समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। देखिए बहुत सारे सब्सटेंस है हमारे आसपास, है ना, वुड है, आयरन है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रेफाइट है ना, तो बहुत सारे हमारे आसपास मटेरियल्स हैं अलग अलग तरीके के। क्लियर है, तो कुछ उसमें मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, तो ये सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल्स है हमारे पास। तो ये मटेरियल्स को अगर हम बात कर रहे हैं तो दो टाइप की कैटेगरीज हम मेजरली बात करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड किया गया था। ठीक है, कंडक्टर में किया गया और इंसुलेटर में। अब ये दोनों किस बात पे करी गई है ये समझते हैं। कंडक्टर ऑफ, हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। तो कंडक्टर क्या होता है? ये होते हैं सब्सटेंसेस। कंडक्टर की अगर हम बात करें, सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए क्या होता है, सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ करंट, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देते हैं, फ्रीली फ्लो होने देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, हमारे उसके अंदर से, अपने अंदर से पास ही नहीं होते थे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। वो कौन है? इंसुलेटर। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो क्या ये अलाउ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं नहीं, मना कर रहे हैं। ये बोल रहा है आप जा सकते हो चार्जेस को, ये मना कर रहा है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये इन दोनों के बीच में कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? कुछ पार्शियल को अलाउ करता है, कुछ को नहीं, ऐसा टाइप का है। अगर अब इसकी बहुत अलग ही है ना, इसका आप तरीके से ही, इसका तरीका ही अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये दोनों को समझना है खाली। ठीक है, तो इसको हटा भी देते हैं। सेमीकंडक्टर ये समझ ही लेना, अगर आ भी गया तो आपको ये आप थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर से करंट, कंडक्टर की तरह तो करंट को पास करने नहीं देता। जैसे कंडक्टर फ्रीली मूव कर देता है अपने अंदर से करंट को, मतलब आप करंट, मतलब आप समझे चार्जेस को फ्लो करने देता है आराम से। ठीक है, ये फ्रीली मूव कर लेता है, ये बिल्कुल मना कर देता है, ना मैं नहीं मूव करने दूंगा। ये क्या करता है? इतनी इन दोनों के बीच में आता है इसकी चीजें। अगर मैं बात करूं इसका अलाउ करने का जितना है कि ये अलाउ कर देता है बिल्कुल फ्रीली, तो ये क्या करता है? फ्रीली अलाउ नहीं करता, बस थोड़ा सा क्या मांगता है? एक थोड़ी सी एनर्जी मांगता है कि भैया थोड़ी एनर्जी दो, धक्का लगाएंगे पार हो जाओगे। ठीक है, तब ये अलाउ करता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये फ्रीली अलाउ, वो बिल्कुल मना कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं ये सेमीकंडक्टर अभी नहीं, ये आपका आगे जाके मतलब 11th में 12th में आता है आपके जाके, तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, आज की डेट में सेमीकंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे उसके लिए आप जब स्टडी करेंगे तब आपको ये बहुत ज्यादा तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट बहुत सारे आगे सीखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे अभी तो कंडक्टर और इंसुलेटर पे ही रहते हैं। ठीक है, कंडक्टर क्या है? जो अलाउ करता है फ्रीली जाने के लिए, और इंसुलेटर क्या होता है? जो अलाउ नहीं करता। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हमने सारा चीज पढ़ लिया। अब हमने ये पढ़ लिया चार्जेस क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो हमें यहां पे समझ आ गया कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर से चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दिया, तो हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। समझ आया? तो हमने क्या करा? हमने इलेक्ट्रिक जो एक कंडक्टर है उस कंडक्टर से अगर हमने चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गया? कोई डाउट उसमें?
तो यहाँ एक जाके हमें समझ आया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो हमें पढ़ना क्या है, ये भी हमें समझ आ गया कि कंडक्टर के अंदर से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। समझ आया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल यहां से है, क्लियर है। चलते हैं, अब हम आते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी वो है करंट। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए करंट तो हमने पहले भी सुना होगा, अगर आपने वर्ड सुना है करंट तो पहले भी एक बार एक दो बार सुना होगा। वो होते हैं हमारे विंड करंट, जैसे विंड जो फ्लो करती है तो उसको कहते हैं विंड करंट। वाटर करंट, पानी में जो फ्लो हो रहा था तो उसे वाटर फ्लो कहते हैं या वाटर करंट कहते हैं, ठीक है। तो वाटर फ्लो, और जैसे ही हमने विंड फ्लो के लिए बात कर रहे हैं तो हम फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, जो चार्जेस हैं उनके फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये फ्लो कहां से करेंगे, कंडक्टर के थ्रू से पास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये मेरा एक कंडक्टर है, सपोज करिए मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, बड़ा सा मतलब एक कंडक्टर एक वायर है, उसको हमने थोड़ा सा जूम करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या है, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स डालूं, इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज ही तो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके अंदर से फ्लो करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, करंट। यहीं पे तो आता है इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है ना। तो करंट यही है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन जो दी गई वो कैसे दी गई, सपोज करिए हमने क्या किया, एक ने यहां से इस एक सेक्शन को काट दिया, हमने क्या किया, इस सेक्शन को काटा। तो जब हमने इसको काटा, जो हमने कट किया, तो ये हमारा एक एरिया है, क्रॉस सेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, अगर हम इसकी बात करें डिफाइन क्या है, ये कहता है चार्ज, जो कितना चार्ज इससे पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ठीक है। आप वो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। कोई भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि वहां से कितने चार्जेस पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो उसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बात करें, इट इज डिफाइंड एज चार्ज passing through a cross section area per unit time, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। और थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया से भी बात हो रही है। कैसे, अब देखिए करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। करंट जो होता है हमेशा आई से रिप्रेजेंट होता है। सपोज करिए ये ना, इसमें से क्यू चार्ज पास हो जाता है टी टाइम में, ठीक है। कितना चार्ज, क्यू चार्ज पास होता है टी टाइम में, तो हम ये बोलते हैं करंट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू क्या हो गया, चार्ज। और ठीक है, इतना चार्ज हमारा क्यू जो है वो चार्ज पास हुआ है टी टाइम में, तो टी हो गया हमारा टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यूनिट की बात करें, तो कूलाम की जो यूनिट है, ठीक है, वो अगर चार्ज की यूनिट तो कूलाम होती है, कूलाम पर सेकंड, ठीक है। तो कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन यूनिट है इट इज एम्पियर, तो ऐसा यूनिट अगर हम बात करें करंट की, दैट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर, ठीक है। तो हमारा पता लग गया करंट क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा हो गया करंट, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, क्लियर है। तो अगर इसका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में हमें यूज होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज निकालेंगे,
चार्ज होगा कूलाम में और टाइम होगा सेकंड में, ये याद रखना, बस ये ध्यान रखना है। चार्ज जो होगा वो कूलाम में रखा जाएगा और टाइम जो होगा वो सेकंड्स में रखा जाएगा, ठीक है। पर यूनिट टाइम में बात कर रहे हैं, पर यूनिट सेकंड होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हमें ये चीज समझ आ गई। तो एक करंट के बारे में तो हमने समझ लिया कि करंट होता क्या है, ठीक है। तो करंट की अगर हम बात करें तो हमने करंट तो समझ लिया, इसको वापस पूरा ही लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये कंडक्टर भी हो गया हमारा, इस कंडक्टर से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को फ्लो कर रहे हैं, हाँ है ना, क्यू चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है अगर हम बात करें टी टाइम में, ठीक। अच्छा एक चीज समझते हैं, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से, तो पहले अगर कंडक्टर, अगर एक वायर हमारा ऐसे नॉर्मल पड़ा है तो उसके अंदर से भी करंट पास करना चाहिए, है ना। अगर हम बात करें करंट, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो, मतलब कंडक्टर है रखा है आपने, उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कंडक्टर को ऐसे भी रख देंगे तो उसमें से फ्लो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट करता नहीं है। क्यों नहीं करता, बिकॉज इस जो इलेक्ट्रॉन हम मूव करा रहे हैं, ये जो चार्ज को मूव करा रहे हैं हमारा, ये जो हमारा क्यू चार्ज कह सकते हैं, क्यू चार्ज जो मूव कर रहा है, इसको करने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वही चीज की बात हम समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि ये वर्क कितना करना पड़ता है चार्ज को मूव कराने के लिए, समझ आया। तो हमें यहाँ पे वर्क करने के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम अगर बात करें तो V से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, V से डिनोट किया जाता है जनरली। अब होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए अगर मेरे को कोई भी कंडक्टर के दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इन दोनों पॉइंट्स में के बीच में चार्ज को फ्लो कराना है, तो ये चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करेगा, मुझे इसके ऊपर पीछे से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हाँ यार। तो मुझे क्या है, इसको पीछे, इस पे पीछे से क्या लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करके क्या धक्का देना पड़ेगा चार्ज को। जब मैं वर्क करूंगा तो मैं किसको पुश करूंगा, चार्ज को। मैं चार्ज, ये सारे चार्ज एक दूसरे से अलाइन खड़े हैं, इसके अंदर चार्ज पड़े हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। कंडक्टर के अंदर क्या एटम से बना हुआ है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही पड़े, ठीक है। चार्ज सारा इसके अंदर पड़ा है, लेकिन ये सब रुके पड़े हैं, ये अपने एटम्स के चारों तरफ ही घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने एटम्स के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये आगे नहीं मूव कर रहे हैं। अब इसको आगे मूव कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पीछे से धक्का देना पड़ेगा और एटम्स को आगे आगे मूव कराना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये जो मैं पीछे से पुश कर रहा हूं, जो मैं पीछे से वर्क कर रहा हूं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो वर्क है, ठीक है ना, इस वर्क को अगर हम डिफाइन करने की बात कर रहे हैं तो कितना, कैसे, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इट इज द वर्क डन टू, ये वर्क डन पर यूनिट, याद रखना, पर यूनिट चार्ज, per unit charge to move it from one position, one point to another, from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना है पर यूनिट चार्ज, याद रखना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज कितना गया हमारा Q, वर्क डन हमने कर दिया, सपोज करिए W वर्क डन किया है, ठीक है। तो एक पॉइंट A से B पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो मुझे जितना, देखो पोटेंशियल A से B तक ले जाने के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B कैसे लिखा जाएगा, वर्क, कितना वर्क किया W, वर्क कितना A से B तक ले जाने के लिए, पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज भेजा उससे मैंने Q, तो ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब मुझे यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि मुझे जो चार्जेस को धक्का देना है, ठीक है ना, तो वो जो वर्क है वो किससे हम फाइंड करेंगे, पोटेंशियल की हेल्प से। हम बताएंगे कि मैंने चार्ज Q डाला, Q को मैंने आगे भेजा है एक पॉइंट यहां से दूसरी जगह पे, ये कंडक्टर इतना लंबा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चार्ज को मैं लेके गया हूं, तो मैंने सपोज कर W वर्क किया है ना, और चार्ज मैंने भेज दिया Q, तो W अपॉन Q इज द पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्रिएट किया गया है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल मेरे को कितना है, A से B तक, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल एक चीज समझ आ गई हमें, एक चीज समझ आ गई, दो चीजें समझ आई, पहले चीज करंट क्या होता है, दूसरी चीज पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन,
सिंपल बात है, सपोज करिए आप लाइन लगा के खड़े हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम सब लाइन खड़े लगा के खड़े हैं, ठीक है। अभी मूव कोई नहीं कर रहा, सब खड़े हैं मजे में, ऐसे सारे खड़े हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब मुझे क्या है, मुझे तो चाहिए आगे ले जाना इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊंगा तभी तो मेरा करंट बनेगा, हाँ या ना। जब मैं मूव कराऊंगा तो मूव कराने के लिए मुझे पीछे से क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो धक्का जो दे रहे हैं, तो वर्क जो कर रहे हैं हम, वर्क पर यूनिट चार्ज, देखिए क्यू चार्ज पास कर गया सपोज करो एक गेट के अंदर, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें यहां से समझाया, तो पोटेंशियल हमें मिलता है। और याद रखना पोटेंशियल क्या होता है, दो पोजीशन के बीच में होता है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए से लेके बी तक के बीच की बात कर रहे हैं, इन दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो हमें बताएगा कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा चार्ज को भेजने के लिए। समझ आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी रेजिस्टेंस। वो क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए ये हमारा वापस एक बार कंडक्टर पे आते हैं, ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, तो ये तो हो गया हमारा करंट, अगर हम इसको सीधा आई से लिख सकते हैं, हाँ। और ये जो इसके अक्रॉस जो हमने बात करी थी वो था पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ना, वी ए से बी तक ले जाने के लिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, वी ए से बी तक ले जाने के लिए। क्लियर। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। अब ये जो हमारे जब ये करंट हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, देंगे इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल देंगे, तो इससे क्या होगा, करंट मूव करेगा। अब जैसे करंट मूव कर रहा होगा, करंट मूव करते समय जरूरी थोड़ी ना चार्ज ये जो सारा करंट आराम से फ्रीली मूव करे, नहीं। क्या होता है, इसको ना अपोजिशन मिलता है, क्या होता है, अपोज किया जाता है। कौन अपोज करता है, इस ये मटेरियल ही अपोज करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो अपोज करती है उसके, इसको इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने से रोकती है। अब जब हम बात कर रहे हैं इसको मूव करने से रोक रहे हैं, तो उस अपोजिशन को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर is known as resistance। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अभी वापस और अच्छी तरीके से आएंगी जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो अब हम इसलिए हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज को पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आइडिया रहेगा जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब एकदम से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या क्या होता है, थोड़ा सा माइंड में इमेज बन जाएगी किस तरीके से, नहीं तो ये सारी चीजें वापस अभी आएंगी टर्म्स में। क्लियर हो गया। चलिए, तो जो अपोजिशन ऑफर हुआ, देखिए तो ये क्या है, ये जाने से रोक रहा है, ये मना कर रहा है, उस मने को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की यूनिट भी लिख लेते हैं यहीं पे। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें तो इट इज ओम, सिंबल ये होता है और कहते क्या है इसे, ओम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इज ओम, सिंबल ये होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप बनाते हैं। चलिए, तो हमने करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया और रेजिस्टेंस पढ़ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी सारी टर्म्स को वापस समझते हैं, हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट जो टर्म है जो हमें पढ़ना है दैट इज ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है अगर इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेनली यही लॉ है अगर हम ज्यादातर बात करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the current flowing in a conductor is directly proportional to
to the potential difference across the conductor, potential difference across the conductor, जो कंडक्टर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या है इसको समझते हैं। इसने कहा कि जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, अगर हम करंट की बात करें, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपने पोटेंशियल दिया है कंडक्टर के अक्रॉस V, ठीक है। तो क्या है, अगर मैं देखो एक कंडक्टर लगते हैं, एक सेटअप बनाया जाएगा, एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है, उसको वो रखने के बाद इसको क्या कनेक्ट कर दिया, एक किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कौन सप्लाई करता है, बैटरी करती है। क्लियर है। तो हम अभी बैटरी के बारे में अभी बताएंगे था, तो इसलिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जो बैटरी होती है वो हमेशा क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है। तो मैं जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे को करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। तो इसका ये कहने का सेंस था कि जो करंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे उस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं R, और इस R को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस होता है किसका, कंडक्टर का। तो अब हमें यहां पे समझने की बात है कि अगर आप किसी ओम्स लॉ ये स्टेट कह रहा था कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप दे रहे हो, ठीक है, अक्रॉस अ कंडक्टर, वो क्या करेगा, वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रखेगा। क्या होगा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट और बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कैसे हटाया, तो V इज इक्वल टू IR। तो ये IR क्या है, R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है आपका कंडक्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ को एक बार थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, कैसे होता है ये प्रैक्टिकली भी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, पहले वोल्टेज की बात करते हैं। V इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, RI, ये तो है हमारा ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ, ठीक है। अब V के लिए बात करते हैं, ये V कौन सप्लाई करता है, V मिलता कहां से, हम पहली बात करते हैं V मिलता कहां से। V हमारे को याद रखिएगा बैटरी से मिलेगा, या फिर हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा सोर्स है उससे हमारे को पोटेंशियल मिलता है जो इलेक्ट्रिसिटी को चलाएगा, ठीक है। तो V हमारा जो है, अगर हम लैब में कर रहे हैं तो जनरली ये क्या होता है, बैटरी से किया जाता है, नहीं तो आप क्या मेन सप्लाई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जगह से हमें V मिलता है, मेन सप्लाई जो हमारी सप्लाई है उनसे लेंगे या फिर बैटरी से लेंगे। क्लियर। I इज द क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। अच्छा इसकी एक चीज बात करते हैं, इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट है वोल्ट, इसकी यूनिट है वोल्ट। क्लियर। I की बात करते हैं तो I होता है हमारा करंट, ठीक है। और ये करंट क्या होता है, ये होता है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो इस जैसे यहाँ पे वोल्टेज, ये जो वोल्टेज, हम इसे वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। तो वोल्टेज क्या होता है, ये होता है बैटरी से मिलता है हमें या फिर मेन सप्लाई से। ये होने की वजह से आपको क्या मिलेगा, करंट फ्लो करता हुआ मिलेगा कंडक्टर के अंदर। क्लियर है। अच्छा अगर हम बात करें तो ये जो होता है, जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ना, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ जाता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कंडक्टर ऑफर करता है। ये कौन करता है, कंडक्टर ऑफर करता है, जिससे क्या होता है, करंट का जो फ्लो है वो क्या होता है, रुकता है। ये क्या करता है, रोकता है करंट के फ्लो को। क्लियर हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, अगर हम बात करें यूनिट, इसकी यूनिट होती है, अभी हमने बताया था ओम्स। क्या होती है, ओम। सिंबल है ये वाला, और जो कहते हैं ओम, ठीक है। चलिए तो हमें ये तीनों टर्म समझ आ गई। V वोल्टेज कह सकते हो या फिर आप पोटेंशियल कह सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज कहेंगे। मिलता हमें सोर्स कहां से, सोर्स से मिलती है, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, मेन सप्लाई से कर सकते हैं, एक बोर्ड से, आप जो आपके घर में बोर्ड होते हैं वहां से ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से, और या फिर आप कहां से इससे बैटरी से ले सकते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरीज होती है, ठीक है, वो हमारे पोटेंशियल प्रोवाइड करती है।
पहली चीज। सेकंड चीज, जो आपका करंट जो है, करंट क्या होता है, ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उससे करंट निकलता है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्लियर है। और जो लास्ट है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और ये क्या होता है, ये कंडक्टर ऑफर करता है, कंडक्टर के एक अंदर प्रॉपर्टीज है वो ऑफर करती है कि हमें कितना वो अपोज करेगा उसकी मूवमेंट को। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके अभी देखते हैं किस किस पैरामीटर में, पैरामीटर से इफेक्ट होता है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। क्लियर। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। क्लियर। अब आते हैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कैसे होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बात करें तो ऐसा तो होता नहीं कि नॉर्मल आपने ये जो बोल रहे हैं इसको सीधा लगाया, ये एक जैसा वी चाहिए, वी के लिए एक बैटरी चाहिए है ना, तो हमने एक बैटरी रख दी। ठीक है। बैटरी में हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है। करंट चाहिए तो एक कंडक्टर लगा दिया, एक कंडक्टर लगा दिया, चलिए ठीक है। तो ये करंट, ये आपका क्या होगा, ये आपका इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, नहीं करेगा, करेगा भी तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी चीज होती है शॉर्ट सर्किट, ये चीज नहीं होती है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हमारे क्या होता है, बीच में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। ठीक है। अप्लायंसेस, रेजिस्टेंस और ये सब कुछ हम बात करते हैं, तो उस चीज को जो जब जोड़ने की बात आती है तो हम बात करते हैं, उसके हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमें जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करने पड़ते हैं, सर्किट्स बनाने पड़ते हैं। तो हम अब बात करते हैं सर्किट्स की बात करते हैं, सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हमारे को ये दो चीजें तो हमें पता लगी, कंडक्टर होता है और एक होता है बैटरी, ये दो चीजें तो हमें पता लगी। बट इन दोनों के अलावा क्या क्या होता है, कैसे हम करते हैं, तो उसका हम बात करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। क्लियर है। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड, कंप्लीट क्लोज्ड लूप। ये क्या होता है, क्लोज्ड लूप होता है। ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर हम बात करें अ क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ क्लोज्ड लूप कंटेनिंग वेरियस, बहुत सारी वेरियस आइटम्स सच एज, अगर हम बात करें इसमें क्या क्या होता है, आपको कुछ चीजें इसमें कंपलसरी होती है और कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको पहले आता है सच एज में इंपॉर्टेंट चीज को बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि या बैटरी या फिर हम बात करें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, कनेक्टिंग वायर, वायर होना चाहिए, क्योंकि वायर क्या होता है, वायर इज द कंडक्टर जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है। अगला रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस कह रहे हैं या फिर इसकी जगह पे अप्लायंस भी कह सकते हैं। ठीक है। ये अप्लायंस होना चाहिए हमारे उसमें कंप्लीट में। ठीक है। और हमारे में स्विच होना चाहिए। स्विच क्या होता है, ऑन ऑफ करता है, नहीं तो आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच को यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं, एमीटर जोड़ना चाहते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ना चाहते हैं, ये सारे डिवाइसेस अभी हम पढ़ेंगे भी, और ये सबको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप कंटेनिंग वेरियस आइटम्स सच एज बैटरीज, इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग वायर, स्विचेस, एमीटर, वोल्ट मीटर, जो आप लेना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। ये मेन चीजें इनको होना जरूरी है। क्लियर है। पहली चीज क्लोज होना चाहिए, क्लोज लूप होना ही चाहिए। अगर ये क्लोज लूप नहीं है तो क्या होगा, ये सर्किट नहीं बनेगा, पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा। कैसे होता है ये चीज समझ आ गया। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट को हम समझाते हैं थोड़ा सा, इसको हम डायरेक्ट, ठीक है ना, एक हम बनाते हैं कैसे होता है सर्किट। देखिए फॉर एग्जांपल हमने बात करी, सबसे पहले आपके पास बैटरी होगी, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। इससे क्या होगा, इससे आपने क्या कर दिया, कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, एक स्विच लगा सकते हैं जो क्या करेगा, ऑन ऑफ कंट्रोल करेगा। देखिए अब ये स्विच अलग अलग है, ऊपर नीचे है, ये क्या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स हैं ये कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो ये अभी टच नहीं कर रहे हैं तो करंट पास नहीं हो रहा है, और जैसे ही इसको आप नीचे टच कर देंगे तो ये क्या होगा, करंट पास होने लग जाएगा।
चलिए वो देखते हैं। और हमने एक अप्लायंस लगा दिया, अप्लायंस के नाम पे हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बल्ब लगा दिया। बल्ब की जगह आपको बहुत सारे अप्लायंसेस है, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ आ सकता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से लगा दिए। ये क्यों लगाया जाता है? बेसिकली ये लगाया जाता है रेजिस्टेंस के लिए। ये किसके लिए होता है? रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, करंट जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो करने लग जाएगा। और जब करंट ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो करता है तो वो क्या करता है? हीटिंग करता है, ज्यादा हीटिंग करता है। और हीटिंग करने से क्या होता है, ये वायर जो है मेल्ट हो जाएंगे। इसको कहती है यहाँ, फिर क्या होगा, जब मेल्ट होंगे तो ये क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेक कर जाएगा, खराब हो जाएगा, इसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, ठीक है। जब आपका क्या होता है, आपका करंट शॉर्ट बिल्कुल मतलब आपके कोई रेजिस्टेंस ना आए और सीधा सीधा पास हो जाए, तो ये क्या होता है, वायर क्या होता है, जल के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए बैटरी है हमारे पास, स्विच है, ये क्या है हमारा स्विच। ये बहुत बेसिक, मैं अगर बात करूं सबसे सिंपल सर्किट है ये बैटरी, ठीक है। स्विच, तो अगर हम बात करते हैं स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, पहले नहीं जुड़ा हुआ था, आप जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसमें से करंट पास होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा और इसमें से वापस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। अच्छा सपोज करिए सब हमने यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं किया तो करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? आप बोलोगे नहीं, यहां से तो चलेगा करंट और यहां से आएगा इतने में और फिर यहाँ पे रुक जाएगा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, समझिए। पहली दो चीजें अभी समझाएंगे तुम्हें, यहां पे समझाते हैं। पहली चीज, करंट अगर आपने ये करंट कंप्लीट नहीं किया है तो करंट आपका कभी भी पास नहीं होगा, पहली चीज, ये समझ आ गया। क्यों नहीं होगा, दूसरी चीज से समझते हैं। करंट जो होता है हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है, चार्ज सब एकदम एक दूसरे से लाइन अप है, ठीक है। तो अगर आपका चार्ज यहां से आगे जा ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो आप यहां से कितना भी आप पीछे से प्रेशर लगा दें, कितना भी वर्क कर दें, तो ये जब आगे कुछ है ही नहीं मूव करने के लिए, तो चार्ज आगे निकलेगा ही नहीं, चार्ज यहीं पे रुके रहेंगे, सारे चार्ज इंटैक्ट रहेंगे, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्लो क्या होता है, जैसे पानी में लहर चलती है ना, तो दैट इज फ्लो। पानी को आपने बंद कर दिया, एक डब्बे में रख दिया और पानी बंद है पूरे, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका ये फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे पिचकारी में बात करें, आप पिचकारी में आपने पानी भरा और आगे से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अब आप पीछे से प्रेशर लगाते जाओ, कितना भी लगा लो, पानी तो फ्लो नहीं कर रहा ना, पानी तो कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ से कर रहे हो, फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, और चार्ज फ्लो नहीं होने की वजह से क्या होता है, आपका करंट मूव ही नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट क्लोज लूप। याद रखिएगा, ये कंप्लीट क्लोज लूप होना चाहिए, जरूरी है, समझ आ गया। चलते हैं, ठीक है, यहां तक ये समझ आ गया। तो इसे कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बहुत इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत बेसिक सर्किट होता है, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा अब यहां से ना, यहां पे एक थोड़ा सा टॉपिक है, उसको समझते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो है ना टॉपिक हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, कितने लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर करी थी? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर करी थी, उसकी बात वो हम पूछते हैं, तो किसको कितने लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। तो अगर सोचिए, ठीक है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या था, उसमें काइट को उड़ाया गया। सोचिए, मैं एक्सपेरिमेंट के नाम बता रहा हूं, उसने काइट उड़ाई, उन्होंने जो मांझा होता है, मांझा उन्होंने ले लिया, वायर लगाया उसकी जगह मेटल का वायर, ठीक है। और काइट पे जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों की जगह पे उन्होंने मेटल के वो स्ट्रिप्स वो लगा दिया अपने हल्के के वायर्स, क्लियर। और काइट उड़ाने लगे जब वो बिजली कड़क रही थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने क्या किया, जहां पे उन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ था वहां पे की लगा रखी थी। कुछ एक्सपेरिमेंट में ये जो हम बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट से कुछ याद आया कि एक जना है, वो क्या कर रहा है, ये आपने पढ़ा है, काइट उड़ा रहा है, इसे काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट था। ऊपर बादल है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, तो ये बिजली गिरी इसके ऊपर और यहाँ पे की लगा रखी थी, चाबी। ऐसा कोई याद आ रहा है? That person was Benjamin Franklin, जिन्होंने डिस्कवर करी थी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर करी थी इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करी तो इन्होंने ये बताया कि जो ये ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उस टाइम पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे बताया था कि इट इज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है जिसको हम यूज कर सकते हैं
अलग अलग चीजों के लिए। जो चाबी थी उनकी, जो जब लाइट आई तो चाबी गर्म हो गई थी, तो उन्होंने इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और अदर चीजें के लिए, जैसे लाइट वो खुद चमकता है तो लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एनर्जी है। अब क्या है, उसको हमने जब डीप स्टडी किया तो हम बात कर रहे हैं वो इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। बस कहने की बातें हैं, दोनों डेफिनेशन सेम। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला, प्लस है माइनस। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप जो सर्किट बनाते हो ना, बनाओ सर्किट, है ना, इसमें एक अप्लायंस लगा दिया भाई। तो उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो पॉजिटिव से निकलता है, अगर आप बंद कर दोगे तो पॉजिटिव से निकलता है और कहां आता है, नेगेटिव पे आता है। ये क्या था, इस ये जो डायरेक्शन थी, जो डायरेक्शन बताई गई, इट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये भैया पॉजिटिव से चलता है, नेगेटिव की तरफ चलता है, और उस टाइम पे लोग यही कहते थे कि कोई चीज पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव की तरफ आएगी, कि नॉर्मल स्टेट से ही थी। अब हुआ क्या, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो मूवमेंट होता है, चार्ज का फ्लो होता है, ये जो फ्लो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। इसने बोला कि मूवमेंट जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, नेगेटिव चार्ज यहां पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, नेगेटिव। तो उन्होंने बोला भैया ये तो पॉजिटिव बोल रहे हो, ये गलत है, ऐसे नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और कहां से कहां तक, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो चार्ज का फ्लो कहां से हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये गलत है, ये गलत बता रहे हो कि भैया आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना, गलत है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जाते हैं, मूव तो यही करते हैं। चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम बात कर रहे थे चार्ज ही तो मूव करने की बात कर रहे थे हम। तो चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव पे। तो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉट लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। तो ये गलत बात है ना। बट ये चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये हमने गलती कर दी। लेकिन क्या हुआ, तब यहां से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो वो दो टाइप की डायरेक्शन हो गई। एक तो होती है फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव के जो क्या होता है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं, और हम मान के रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भैया बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन रिस्पेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि कहां से मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो कन्वेंशनल जो रहेगा, जो कन्वेंशनल मेथड रहेगा, दैट विल बी करंट जो दिखाया जाएगा वो हमेशा कहां से दिखाया जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में। तो यहां पे हमें समझने की बात है, तो जो रियल लाइफ में अगर हम बात करें, तो जो चार्ज जो मूव कर रहा होता है वो कर रहा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां लिख लेते हैं, चार्ज जो मूव करता है, चार्ज फ्लो, वो कहां होता है, वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन करंट की जो हम डायरेक्शन बात करेंगे वो क्या रहेगी, करंट फ्लो की जो बात होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये दोनों डायरेक्शंस ऐसी की एज इट इज मेंटेन रहेगी। क्लियर है, ये हमें ध्यान रखना है, करंट की डायरेक्शन हमें कहां से रखनी है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये है हमारा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो की डायरेक्शन में बहुत पंगे हैं। क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ लोग कहते हैं कि भैया चार्ज तो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपको क्या समझना है, हाँ हमने मानते हैं कि जो चार्ज होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, हम मान रहे हैं। लेकिन नहीं, हम सो कन्वेंशनली जो हम बात करेंगे वो हम क्या फ्लो करेंगे, हम कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर, समझ आ गया। तो ये चीज हमें रखनी है, जब भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो करंट हमेशा कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आप उल्टा नहीं दिखाएंगे, आप क्या, आप बोलोगे कि मैं चार्ज के फ्लो को दिखाऊंगा, नहीं, आपको करंट के फ्लो को दिखाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमने यहां पे चीज समझी कि हमारा इससे पहले जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने समझा कि एक क्लोज लूप बनता है, क्लोज लूप में हम क्या करते हैं, अप्लायंसेस और अदर चीजों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सर्किट बन जाता है। क्लियर है। बट अगर हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बात करें, जैसे अगर एक घर की अगर वायरिंग करवाते हैं, तो घर में एक बल्ब है नहीं,
बहुत सारे बल्ब हैं, और एक स्विच है नहीं, बहुत सारे स्विचेस हैं। तो ये बहुत सारे स्विचेस, बहुत सारे बल्ब्स को एक साथ क्या है आप बिछाएंगे, तो हम क्या करते हैं इन चीजों को ना, सपोज करिए इलेक्ट्रिशियन आया, उसने बिछा के चले गया, ये आपने उसने क्या किया, एक यहाँ से सर्किट से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, सब कुछ करके चले गया। अब फ्यूचर में सपोज करिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपको कनेक्शन चेंज करने हैं, तो आपको जो नया इलेक्ट्रिशियन आएगा, अगर वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है, सपोज करिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको नया इलेक्ट्रिशियन जो लाएंगे आप, तो उसको क्या होगा, उसको पहले समझना पड़ेगा कि भैया वायरिंग कैसे हुई हुई है ना। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे एक इस वायरिंग को, ये जो आपने सर्किट बनाए हैं, इस वायरिंग पूरी सर्किट को आप क्या करते हैं एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में बना देते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पूरे के पूरे सर्किट को, जो हमने बात करी थी बैटरी ये सब जो चीजें, इन्हें क्या करते हैं हम एक सर्किट को, इस पूरे सर्किट को एक डायग्राम की फॉर्म में बना देते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। और क्या होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर सपोज करिए एक आदमी गया, उसने सर्किट डेवलप किया, दूसरा आया, तो वो उस सर्किट को पढ़ेगा और उसे समझ के फिर अपने हिसाब से वो जल्दी से उसको चेंजेस को, जो आपको चेंजेस चाहिए वो कर सकता है। आपको एक्सटेंशन करना है तो एक्सटेंशन कर सकता है। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेन टॉपिक हम बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, ठीक है, इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्या होता है, एक क्या होता है, डायग्राम की फॉर्म में आप इसको बनाते हैं। तो डायग्राम में हम बैटरी तो बनाएंगे नहीं, पूरी बहुत बड़ी सी बैटरी का डिजाइन बना रखा है, ठीक है, वो चीज नहीं बनाएंगे हम, उसकी जगह सिंबल्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंबल्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिंबल्स यूज्ड, यहाँ पे सिंबल्स क्या यूज होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स हैं, इनको समझते हैं। क्लियर हो गया होगा क्या क्या होता है, ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंबल्स क्या यूज होते हैं। पहला सिंबल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बल्ब बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, ये क्या हो गया, बल्ब। इस तरीके से बल्ब बना देते हैं। ठीक है, ये जो होता है दिस इज रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस यूज करेंगे, वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा स्विच, ये हमारा स्विच का सिंबल। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। फिर एक होता है एमीटर, ए, ये होता है एमीटर। फिर नेक्स्ट वी, वोल्ट मीटर। अब आता है ये, इट इज कॉल्ड सेल, ये हो गया सेल, अगर एक ही ऐसा बना रखा है सेल। और नेक्स्ट इज बैटरी, जब बहुत सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट करके रख देते हैं तो ये बनता है बैटरी। ठीक है, उसके बाद एक ये भी होता है हमारा, इसे कहते हैं रियोस्टेट, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये इस तरीके से आपके बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे होते हैं। ये कनेक्टिंग वायर को आप स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए और एक दो लिख ही देते हैं। ठीक है, वायर, स्ट्रेट वायर, ये कनेक्टिंग वायर हो गया। कनेक्टिंग वायर को क्या करते हैं हम, सीधा दिखाते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जंक्शन, ये जंक्शन होता है। जंक्शन कहां होता है, जहां पे आपका, जहां पे दो तार मिलके एक तार बन रहे हैं, या फिर एक तार दो तारों से कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये दिस इज जंक्शन। ठीक है, अगर आपका क्या है, सपोज करिए वायर एक दूसरे के क्या ऊपर से ऐसे आसपास से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे, अगर आप इसको सीधा दिखा देंगे ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, जंक्शन की तरह बन जाएगा। तो जंक्शन ना होके वायर एक दूसरे के ऊपर से ओवर पास कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवर पास कर रहे हैं।
तब हम क्या करते हैं इस तरीके, तो इसे कहते हैं वायर क्रॉसिंग, इसे कहते हैं वायर क्रॉसिंग। ठीक है, बहुत सारे हैं और भी हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए कुछ सिंबल्स को, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप क्या करेंगे, एक डायग्राम को आप क्रिएट करेंगे। चलिए एक सिंपल डायग्राम क्रिएट करते हैं, बहुत बेसिक्स। एक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ड्रॉ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मेन सबसे हमेशा स्टार्ट करना है बैटरी से या सोर्स से। आपका सोर्स या बैटरी आपको पता होनी चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, स्विच हो गया। स्विच के बाद आप गए, आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल में बात करें तो एक रेजिस्टेंस है, हमने ऐड कर दिया, बल्ब ऐड कर दिया, वापस। तो दिस इज अ सिंपल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये सिंपल सर्किट डायग्राम होता है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आप एमीटर लगा सकते हैं और किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। मतलब सीधा आप इस लाइन में नहीं लगा सकते, आप क्या करेंगे पैरेलल में लगाएंगे। ये भी हम पढ़ेंगे क्यों हम पैरेलल में लगाते हैं, और एमीटर को हमने क्यों अलाउ कर दिया। बिल्कुल एक देखो ये करंट की वायर को जा रहा है तो हमने इसमें वायर में ही जोड़ दिया, लेकिन ये वोल्ट मीटर हम बोल रहे हैं कि इसको आपको पैरेलल में लगाना है। पैरेलल मतलब यहां से आपको 2 पॉइंट ज्वाइन करने हैं और ये अलग से इस पे रखना है। ठीक है, क्यों रखना है ये भी समझते हैं। तो ये होता है आपका बेसिक सर्किट डायग्राम। क्लियर है, तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक समझ लिया, चार्जेस को समझा, चार्जेस के बाद हमने करंट, वोल्टेज, ये पोटेंशियल या वोल्टेज कहते हैं वो, और रेजिस्टेंस, इनको समझने के बाद हमने ओम्स लॉ समझ लिया। ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू, अगर हम बात करें V इक्वल टू IR। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को समझ लिया। ठीक है, अभी हमारे को क्या करना है, इसके बाद हमें रेजिस्टेंस के बारे में और अच्छी नॉलेज लेनी है, पोटेंशियल, करंट, इनके ऊपर न्यूमेरिकल समझने हैं, फिर इनके जो इफेक्ट्स होते हैं जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उनको समझेंगे और उनकी एप्लीकेशंस को समझेंगे। क्लियर है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।